हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे सीजीएल 2025 टीयर 1 में 25 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो 25 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए थे उनको हम बेस्ट अप्रोच के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो ये इक्वेशन दी हुई है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। इसमें भी √7 9 2 1 को सोल्व करेंगे। इससे हम देखो इसका दो दो का पेयर बना लेते हैं और पेयर से हमें इकाई अंक एक एक लेना है। तो इकाई अंक ओनली 9 या 1 का स्क्वायर करते हैं, तभी इकाई अंक, जब इकाई अंक संख्या का 9 या 1 हो ना, तभी स्क्वायर में 1 आता है। ठीक है, दो ही कंडीशंस में 1 आता है। ठीक है, तो इकाई अंक होगा 1 या 9। ठीक है, अब 79 से पता करेंगे कि आगे ढाई वाला अंक क्या होगा। दो संख्याओं का स्क्वायर है ये, है ना, तो इससे पता करेंगे 79 से। तो 79 से कैसे पता करेंगे? तो 79 से कम, जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, है ना। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। इसके बीच में है 79। 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है ना। 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है। तो जिसके बीच में होता है ना, उसमें छोटी वाली संख्या लेते हैं अपन। तो छोटी वाली संख्या कितनी है? 8, है ना। तो 8 ले लिया अपन। ठीक है, अब 8 ले लिए तो ये क्या नाम से 1 और 9 इसके आगे होंगे, है ना। तो ये देखो, अगर मैं देखो 9 1 1 लेता हूं तो 80 का स्क्वायर होता है 1600। 1600 से 7900 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हम 89 को पहले प्रेफर करेंगे कि 89 का ये क्या है? स्क्वायर है। तो 89 का होगा ये, है ना। 89 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब इसको देखते हैं, किसको? 20 और 70.25 को, इसको देखते हैं। तो 20 70, है ना। तो 45 का स्क्वायर कितना होता है? 45 का स्क्वायर होता है 2025। कितना होता है? 2025, मतलब 45 से ऊपर। और 46 का स्क्वायर कितना होता है? 2116। कितना होता है? 2116, मतलब 45 पॉइंट कुछ है। तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ? 45 ही मान लेता हूँ कि ये 45 का है अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, तो ये कितना होता है? इसको माइनस करेंगे, है ना। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। और अब इंटू में कितना है? 1/4। तो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अब अप्रोक्सीमेशन में किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे 45 पॉइंट कुछ आ रहा था और 89 में 45 पॉइंट कुछ घटाएंगे तो यहाँ पे 43 पॉइंट कुछ आएंगे। 43 पॉइंट का 1.4 करेंगे ना, तो 11 से कुछ कम आएगा, थोड़ा बहुत कम आएगा। तो 11 से कम थोड़ा बहुत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 10.875 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन से इस क्वेश्चन को हमने डील किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 1600 रुपए से 3 वर्ष में 2000 रुपए हो जाती है। तो 1600 से किससे? 1600 से कितनी हो रही है? 2000। ठीक है, कितनी हो रही है? 1600 से 2000 कितनी बढ़ रही है? 400। दो साल का ये क्या है? मिश्रधन, और ये 3 साल का मिश्रधन है। तो 400 बढ़ रही है, कितने पे बढ़ रही है? ये बढ़ रही है 400 1600 पे। ठीक है, इंटू 100। तो 100 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो 2500 में 4 का भाग देंगे तो 25% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्नलिखित तत्वों का मूल्यांकन करके निर्धारण करने की दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखो, ठीक है, यदि पी क्यू और आर एक साथ काम करते हैं, तो उन्हें एक प्रोजेक्ट पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये अपन को फाइंड करना है। पी क्यू आर एक साथ काम करते हैं तो उनको कितने दिन? अब अपने पास कथन दिया हुआ है पहला, क्यू और आर मिलकर प्रोजेक्ट को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू प्लस आर कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। और पी और आर कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। तो क्या इससे अपन तीनों की एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं? तीनों की एफिशिएंसी अपन इससे नहीं ज्ञात कर सकते। देखो कैसे, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालता हूं तो क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी निकालता हूं तो यहाँ पे सपोज करो ये ले लेता हूं मैं, 30 आ गया इसका एलसीएम। कितना आ गया? 30 इसका एलसीएम आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई और इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, मतलब पी और आर की एफिशिएंसी 2 हो गई और क्यू और आर की 3 हो गई। तो इससे अलग अलग मैं पी क्यू आर की एफिशिएंसी नहीं फाइंड कर सकता। भाई आर की कितनी है, पी की कितनी है, ये कॉमन है यहाँ पे। आर क्या है? कॉमन है। तो इसकी एफिशिएंसी में फाइंड नहीं कर सकता, खुद से एज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि कमती बात कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हम दोनों क्वेश्चनों से जब तीनों की एफिशिएंसी नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो दोनों कथनों से हम पता नहीं कर सकते कि पी क्यू आर कितने दिन में काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या even when combined the information in both statement first and statement second is not enough to answer the question, कि दोनों का आंसर देने के लिए दोनों स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ओनली अपन को ऑब्जर्व करना था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी। ठीक है,
30 लीटर शुद्ध दूध वाले एक पात्र में 6 लीटर दूध निकाला जाता है और उसकी जगह 6 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। कितनी बार? 4 टाइम्स दोहराई जाती है। तो कितना मूल दूध, तो लगभग कितना मूल दूध अंत में बचता है? अंत में कुल कितना लगभग में बताना है, अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो देखो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालते हैं टोटल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 माइनस रिमूव या रिप्लेस की गई क्वांटिटी, है ना, रिमूव या रिप्लेस की गई क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी ब्रैकेट टी, जितनी बार वो प्रक्रिया कर रहे हैं। ये फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी अपन को फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 30 है, ठीक है। ब्रैकेट 1 माइनस रिमूव कितनी कर रहे हैं? 6 कर रहे हैं, और टोटल कितनी है? 30 कर रहे हैं, ठीक है। टी 4 टाइम्स कर रहे हैं, कर लो इसे। रिक्वायर्ड क्वांटिटी इक्वल टू 30, इसको करेंगे 6 से काट देंगे, 1 और 5 पर कट जाएगा, ठीक है ना। 5 1/5, तो ये क्या आ जाएगा? इंटू 5, 4/5 आ जाएगा। 4/5 की 4 टाइम्स है ये, ठीक है। तो 4 टाइम्स है, तो क्या करेंगे? रिक्वायर्ड क्वांटिटी इक्वल टू 30 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। अब काट देंगे, ये 5 से 6 बार कट जाएगा, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड क्वांटिटी आ जाएगी ये 4 16 256 इंटू 6/125, ये अपने पास आ गया। अब देखो अपन ऑप्शंस देख रहे हैं ना, ऑप्शंस देखते हैं तो नीचे कितना आ रहा है? 255 255 255, क्या आ रहा है? 255 255 255, ठीक है, अपोन में, है ना। 255 255 255 आ रहा है, ठीक है। नीचे 255 आ रहा है, लेकिन हमारे पास आ रहा है 125, तो ये तो वो गया। लेकिन अपन को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है ना, इससे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है। 255 तो आएगा नहीं, है ना, कैसे भी प्राप्त नहीं हो सकता 255, तो अप्रोक्सीमेटली पता करना है। तो अप्रोक्सीमेटली कैसे पता करेंगे? देखो रिक्वायर्ड क्वांटिटी 125 है और ये 256 है, 125 इंटू 2 करूंगा तो 250 होंगे, तो इससे मैं 2 बार काट दूंगा और 6 बच रहा है यहाँ पे, तो कुछ थोड़ा बहुत और मान लो, है ना। 6 है ना, जो 125 का तो मामूली नॉर्मल है, मतलब बहुत कम है क्वांटिटी 125 की मात्रा में, तो इससे 2 मतलब मामूली है, तो 6 को 2 से मल्टीपल करता हूँ तो 12 लीटर तो होगा ही। 12 लीटर के अलावा ये 6 की वजह से थोड़ा बहुत और ज्यादा होगा 12 लीटर से। तो ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, कौन सा है? 12 लीटर का एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 12 लीटर 74/255, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इस 255 को नेग्लेक्ट करना है और अप्रोक्सीमेटली पे ध्यान देना है कि 12 लीटर के लगभग हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे 5वां क्वेश्चन। एक दानकर्ता एक ट्रस्ट में 8 लाख जमा करता है, जो सालाना 10% साधारण ब्याज अर्जित करता है। ब्याज का उपयोग 3 वार्षिक पुरस्कारों में करता है, 3 वार्षिक पुरस्कारों में करता है। यदि दूसरा और तीसरा पुरस्कार की राशि दी हुई है, तो पहले पुरस्कार की राशि बतानी है। तो राशि 2 पुरस्कारों को दे रखा है, तो तीसरी में कैसे पता करेंगे? क्योंकि इसके बाद ब्याज को ही तो एज ए पुरस्कार देता है वो 8 लाख के, तो 8 लाख का 10% कितना होगा? 10% बोले तो 1/10, ये कितना होगा? 80,000 रुपये होंगे। कितने? 80,000 रुपये, ठीक है, 80,000 रुपये होंगे। अब पहले का अपन को पहले पुरस्कार का पता नहीं, 2 पुरस्कारों का तो पता है ना, 2 पुरस्कारों में टोटल कितना खर्चा हो गया? उसके पास 80,000 को 3 पुरस्कारों में बांटना है, तो पहला पुरस्कार उसने कितना दूसरा पुरस्कार 35,000 का दे दिया और तीसरा पुरस्कार उसने 20,000 का दे दिया, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 55,000, 55,000 हो गया, ठीक है। 55,000 टोटल पुरस्कार हो गया ना। तो अब पहले पुरस्कार में उसने कितने कितने उसके पास शेष बच गए? उसके पास बच गए 25,000 शेष बच गए, 25,000 शेष बच गए। इतने तो उठा दिया उसने दूसरे और तीसरे पुरस्कार में, तो ये 25,000 शेष बच गए ना। वही उसने 80,000 में से 55,000 माइनस करेंगे तो 25,000 बचेंगे। 25,000 ही पहले पुरस्कार में दिए जाएंगे, फर्स्ट पुरस्कार में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। कार द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की जाती है। 132 किलो मतलब कार 132 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है, तो 88 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला होता है ना। तो डिस्टेंस कितनी है? टाइम अपन को निकालना है, डिस्टेंस है 88, ठीक है। तो स्पीड कितनी है? स्पीड है 1 घंटे में 132 किलोमीटर चल रही है, तो 132 ही स्पीड हो जाएगी इसकी। अब ये आएगा टाइम किसमें? हावर में। किसमें आएगा? हावर में। लेकिन ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में मिनट में दिया हुआ है, मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीपल कर देंगे, 60 से मल्टीपल कर दिया, ठीक है। अब इसे काट देंगे, 6 से एक बार कट जाएगा, ये 6 2 बार और ये 6 2 बार, 22 हो गया, ठीक है। अब इसको 22 को 88 से काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, तो टी क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 4 × 10 40 मिनट, कितना गया? 40 मिनट हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां।
एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 468 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आयामों का अनुपात कितना है? 2:3:4 है। अनुपात है। इसका आयतन ज्ञात करना है। इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 468। कितना दिया हुआ है? 468 इक्वल टू 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई देखो अनुपात में दिया हुआ है, तो इसको हम किस में मान लेंगे? 2x मान लेंगे। लंबाई 2x इंटू चौड़ाई 3x, 3 है तो 3x मान लेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी है? 3x, ऊंचाई कितनी है? 4x इंटू 4x, प्लस ऊंचाई कितनी है? 4x और लंबाई कितनी है? 2x। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट 6x स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो, और ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया? 468। ठीक है, अब क्या करेंगे? 468 इक्वल टू 2 इंटू इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 26x स्क्वायर। 26x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? x स्क्वायर इज इक्वल टू 468 अपॉन 26 गुणा 2। अब काटेंगे इसको, 13 से काट देते हैं। 13 से 2 बार कट जाएगा ये, और ये 3 बार, 33 39, 33 की 78, 36 आ गया। अब ये नीचे 4 है, ऊपर 36 है, तो कितना आ जाएगा? 4 9 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब अपन को पता क्या करना है? घनाभ का आयतन। क्या पता करना है? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता क्या है? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये अपन कर लेंगे। कैसे? लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x की वैल्यू है तो 6 हो जाएगी, इंटू बी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, इंटू 12 हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। ठीक है, सोल्व कर लो इसे, कितना आ जाएगा? ये कर लो, बनाम का 108 इंटू 6, 48 648 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक इमारत में 4 वर्गाकार पिरामिड नुमा बुर्ज हैं, जिनमें से प्रत्येक का आधार 4 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है। यदि प्रत्येक बुर्ज को संरचनात्मक भराव के लिए 1.25 गुना आयतन की आवश्यकता हो तो आवश्यकता कुल भराव ज्ञात कीजिए। आवश्यक कुल भराव ज्ञात कीजिए। तो देखो, है ना, एक वर्ग का क्या होता है? पिरामिड का क्या आयतन क्या होता है? पिरामिड का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पिरामिड का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। मतलब आधार का क्षेत्रफल नहीं, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये क्या होता है? पिरामिड का आयतन। पिरामिड का आयतन होता है। तो ठीक है, पिरामिड का आयतन होता है ये। तो 1/3, आधार का क्षेत्रफल कितना है? आधार का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो 4 उसकी भुजा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, तो 16 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 इंटू ऊंचाई कितनी है? 6। ठीक है, ये हो गया क्या? एक घनाभ का आयतन। अब यहाँ पे कितने हैं? 4 वर्गाकार हैं, और जिनमें प्रत्येक की भुजा कितनी है? 4, है ना। तो 4 है तो इसको किससे मल्टीपल कर देंगे? 4 से। एक का ये है तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 का हो गया। अब ये टोटल क्या हो गया? आयतन आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि 1.25 गुना आयतन की आवश्यकता है। मतलब ये तो टोटल आयतन हो गया, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है भराव के लिए। कितने? इसके लिए अपन को चाहिए 1.25 गुना। ठीक है, इसको अपन को सोल्व करना है। तो 3 दूनी 6, है ना, 32 इंटू 4, तो 32 इंटू 4 करेंगे तो 128 इंटू 1.25, इनको मल्टीपल करेंगे तो 28 को 1.25 से मल्टीपल करेंगे तो 128, तो एक बार में गुणा करेंगे तो, और 0.5 का मतलब 1/4, 1/4 कितना होता है? 28 का 32, तो ये कितना हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1.25 से मल्टीपल क्यों करें? क्योंकि 1.25 गुना आयतन की आवश्यकता हमें। एक्चुअल आयतन तो ये होगा चारों का, लेकिन 1.25 की आवश्यकता है अपन को भराव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। 70%, देखो, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है? पहली बात तो इसमें इंक्रीज कितना, 70% खर्च करता है, उसकी आय में 10% की
और व्यय में 5% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत में सेविंग में कितने प्रतिशत की बचत होगी। तो एक्स अपन को नहीं पता, तो x% की बचत होती है, और एक्सपेंडिचर खर्चे में कितने परसेंट की होती है, 5% की, और टोटल कितने परसेंट की होती है, 10% की। अब इनका रेशियो देखो, यहाँ पे जितनी वृद्धि हो रही है ना वो लिखना है, यहाँ पे टोटल वृद्धि आय में वो लिखना है, और नीचे क्या लिखना है, इनका रेशियो, खर्च खर्च कितना परसेंट कर रहा है, 70%, मतलब 7, है ना, 70% मतलब 7 कर रहा है, कितना कर रहा है, 7:30% सेविंग कर रहा है, 7%, 70% खर्च कर रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। ये रेशियो मेथड से हम करेंगे। तो अब x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, और फिर जोड़ते हैं तो 7×5 = 35 प्लस 3x जोड़ लिए, ठीक है, इक्वल टू, अब जो ये बीच में जो होता है ना उसको लिखते हैं, ठीक है, और फिर इन दोनों के योग से गुणा करते हैं, इन दोनों के योग से गुणा करते हैं इंटू 10, ठीक है। तो 3x, ये रेशियो मेथड है, ठीक है। 3x इक्वल टू 100 माइनस 35, तो ये हो गया 65, तो x की वैल्यू आ गई 21.67%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। एक बल्लेबाज 20 पारियों में औसत बनाता है कितना, 42। 20 पारियों का औसत कितना है, 42, ठीक है। अब उच्चतम स्कोर कितना है एक पारी में, 120 है, उच्चतम स्कोर कितना है, 120। अब इसको क्या कर दिया, निकाल दिया गया, 120 को निकाल दिया गया, तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत देखो, अब एवरेज 42 है, और 120 को निकाल रहे हैं, मतलब 120 को निकाल रहे हैं, तो इस मतलब जो औसत था ना अपना, इसको औसत स्कोर था 42, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, 120 ज्यादा है तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या हो जाएगा, हमारा औसत कम हो जाएगा। अगर एक संख्या उसमें से 120 निकाल दी तो औसत क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि वो 42 से अधिक है, तो औसत पे इफेक्ट पड़ेगा कि वो कम होगा। तो कितना कम होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो, है ना, वो कैसे फाइंड करेंगे, 120 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 78 का डिफरेंस है ये, और ये 78 का डिफरेंस है ना, क्या क्रिएट करेगा, डिफरेंस क्रिएट करेगा भाई, कितने का, और इस 78 का भाई एक संख्या इसमें से हटा दी तो हमारे पास बची कितनी, 19 संख्याएं बची, 19 पारियों बची, 19 पारियों पर इस 78 रन के जाने का इफेक्ट पड़ेगा, और वो कितना पड़ेगा, वो कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे 78 में 19 का भाग देके, 78 में 19 का भाग देंगे तो 19 चौक 76 होता है, 2 शेष बचेंगे, तो 19 एकम 19, मतलब 4.1, है ना, 4.1 का डिफरेंस आएगा, तो 4.1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि 120 हमने एवरेज से ज्यादा वाली संख्या निकाली है, तो कम होगा ऑब्वियसली, और कम वाली निकालते तो क्या होता, बढ़ जाती, है ना, एवरेज बढ़ जाता, तो कम होगा, तो 42 में से 4.1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37.9, ये हमारा न्यू औसत हो जाएगा 19 संख्याओं का, 19 संख्याओं का न्यू औसत 37.9, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये ट्रेन आ रहा है ना, तो उसके पास नजदीक है सबसे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। अगर एक माइक्रोवेव का मूल्य 5000 है, माइक्रोवेव का मूल्य क्या है, 5000, 18% की छूट देता है तो विक्रम मूल्य क्या दीजिए, 5000, 18% की छूट मतलब 82% निकालना है इसका, ठीक है, काट दो, 50 इंटू 82 करेंगे, 0,041, 4100 रुपये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 3 सेकेंडरी वर्तों की त्रिज्याएं समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी होती है जिसमें अंतर सेम हो, है ना, यदि सबसे भीतरी त्रिज्या 7 है, सबसे भीतरी त्रिज्या 7 है, फिर दूसरी त्रिज्या आएगी, है ना, सबसे बाहरी त्रिज्या दे दिया 21, अब दूसरी वाली त्रिज्या नहीं दी है, और लास्ट की त्रिज्या दे दी 21। अब ये तीनों है ना, किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है, तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, इनको समांतर श्रेणी में बनाने के लिए कौन सी इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या रखे कि ये समांतर श्रेणी बन जाए, तो एक ही संख्या है, वो है कितनी, 14, उसी से क्या बनेगी हमारी समांतर श्रेणी, कैसे देखो, ये 7, ये 14 और ये 21, अब इनका डिफरेंस निकाल लो, ये 7 का आ रहा है, ये 7 का आ रहा है, डिफरेंस इक्वल हो गया ना, डिफरेंस इक्वल करने वाली संख्या ही अपन को लेनी है, क्योंकि डिफरेंस इक्वल होगा वही तो समांतर श्रेणी होगी, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक बेलन की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है, बेलन की ऊंचाई क्या है, ये बेलन है, ठीक है, एक बेलन बना लेते हैं, बेलन की ऊंचाई है ना उसके व्यास के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है ना, बराबर है, और त्रिज्या 5 सेमी है, त्रिज्या 5 सेमी है, तो व्यास कितना होगा 10, तो इसकी ऊंचाई 10 हो गई, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, बेलन का आयतन होता है, तो यहाँ पे देखो पाई को अपन को छेड़ना नहीं है, क्योंकि पाई ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो पाई इंटू आर कितना है, 5 इंटू 5 25 हो गया, इंटू एच कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 250 पाई सेंटीमीटर
क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां। एक समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी और ऊंचाई 10 सेमी, इसका आयतन है ना। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, 24 है, और ऊंचाई कितनी है, 10। तो कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। कोट ए बराबर 3 है एंड ए इज एक्यूट। ए क्या है, न्यून कोण है, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, साइन ए पूछे, कोस ए पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। ये 90 डिग्री है, ऐसे बना लेंगे। ये कोण ए है, इसे कोण ए मान लेते हैं। ठीक है, अब कोट ए क्या है, ये पाइथागोरस का आपको याद होना चाहिए, एल ए एल अपॉन के ए। इसका मतलब क्या है, अब कोट ए क्या होता है, आधार बटा लंब, है ना। तो कोट ए क्या होता है, आधार बटा लंब, और वो कितना दिया हुआ है, 3/1, है ना। तो आधार कितना हो गया, 3 हो गया ये, और लंब कितना हो गया, 1। तो ये अपन फाइंड कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा, √10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √10, पाइथागोरस से 3 का स्क्वायर प्लस 1, 10 आ गया। अब अपन को फाइंड क्या करना है, साइन ए। तो साइन ए कैसे निकालते हैं, साइन ए लेते हैं लंब बटा करण, क्या लेते हैं, लंब बटा करण। तो लंब कितना है, 1 है, करण कितना है, 10 है। तो ये तो कोई किसी ऑप्शन में अपन को नजर नहीं आ रहा, 1/√10, है ना। तो इसका प्रमेयकरण कर देते हैं, इसका प्रमेयकरण √10 ऊपर गुणा √10 नीचे गुणा। तो ठीक है, तो ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √10/10। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साइन ए का। कोट ए किसी का भी पूछे तो वो आप निकाल लोगे, कोस ए किसी का भी, तो कोस ए का क्या हो जाएगा, आधार बटा करण। ठीक है, कुछ भी पूछे तो आप ऐसे कर लोगे। 3 रेडियन को डिग्री में बदलो। देखो, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, π/180। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो π/80 से गुणा करते हैं, लेकिन रेडियन, 1 रेडियन में कितने होते हैं, 180/π रेडियन। अगर डिग्री को, सॉरी, 1 रेडियन, 1 रेडियन को किस में बदले, डिग्री में बदले ना, तो ये आता है। ठीक है, और डिग्री को रेडियन में बदले तो π/180 से मल्टीपल करते हैं। तो रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो 180/π से मल्टीपल करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे। तो 3 × 180 अपॉन पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 × 7 या 21/22। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, ये 22 है, ऊपर 21 है, मतलब दोनों क्या है, क्लोज है। तो अप्रोक्सीमेशन में हम कौन निकाल लेंगे, तो ये इसको सपोज करो काट देते हैं, है ना। तो कितना बच रहा है, 180। अब ऊपर 21 है, नीचे 22 है ना। ऊपर छोटी संख्या है, मतलब 180 से हमारा कोण जो आएगा ना, 180 से कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, है ना। इतना तो क्लियर होगा कि 180 से ज्यादा नहीं आएगा, कम आएगा। अब एक ही ऑप्शन है 180 से कम, ओनली ऑप्शन नंबर ए। अगर नियर होते तो अपन को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये तीनों ऑप्शन 180 से ज्यादा है तो तीनों ऑप्शन कट गए। अब एक ही ऑप्शन बचा ए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 171.89 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। इफ साइन ए इज इक्वल टू कोस बी एंड बोथ ए एंड बी आर एक्यूट, व्हाट इज ए प्लस। देखो, साइन ए और कोस बी जब भी एक मतलब इक्वल होते हैं, जब ए प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री। ये क्या है, एक इक्वेशन है, इसको याद रखनी है। जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन ए इक्वल टू कोस बी, टेन ए इक्वल टू कोट बी, सेक ए इक्वल टू कोसेक बी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां। एक पंचभुज के आंतरिक कोणों के माप ये दिए हुए हैं, सबसे छोटे कोण का माप याद कीजिए। तो सबसे पहले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कब कैसे पता लगाते हैं, आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, तो कैसे, n-2 × 180, इससे अपन पता करते हैं। तो पंचभुज है, तो पंचभुज के कोणों का योग कितना हो जाएगा, 5 - 2 × 180। तो क्या हो जाएगा, 180 ×
3, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3। तो ये क्या हो गया, पंचभुज के कोणों का योग। और वो कितना दिया हुआ है, x, x + 10, x + 20, x + 30, x + 40। तो इसको इक्वल में रख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5x + 10, 20 और 30 और 40 कितने हो गए, 100। ठीक है, तो ये x = 180 × 3 माइनस 100 100 है ना, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और अपोन में 5। 5 का भाग देंगे, 5 का भाग इधर देंगे, 5 × 3 = 15 है ना, 5 × 30 और 5 दूनी 10, दोनों तरफ दे लेते हैं। कैलकुलेशन आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36 108, 108 माइनस 20 = 88 हमारा 88 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। 108 में से 20 डिग्री घटाएंगे तो 88 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे छोटा x की वैल्यू क्या आ गई, 88। x की वैल्यू क्या आ गई, 88 डिग्री। ठीक है, यही आंसर अपन को चाहिए था, सबसे छोटा कौन चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। त्रिभुज एबीसी में बिंदु ए से भुजा बीसी तक एक शीर्ष लंब खींचा जाता है। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये शीर्ष लंब खींच दिया डी। ठीक है, ए डी खींच दिया। निर्देशांक ए के निर्देशांक 1 और 5 और बी के निर्देशांक 2 और 1 और सी के निर्देशांक 6 और 3। ठीक है, ये निर्देशांक है। शीर्ष लंब एडी को निरूपित करने वाली रेखा का ढाल, स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है, रेखा का ढाल कितना है। तो देखो ढाल कैसे निकालेंगे, किसका, एडी का, है ना। देखो एडी का ए बिंदु दिया हुआ है लेकिन डी बिंदु अपन को नहीं पता, तो ढाल कैसे निकाले। ढाल निकालने का दूसरा तरीका है क्या, इसको मैं m1 मान लूँ, बीसी को, सॉरी m2 मान लेता हूँ और इसको मैं m1 मान लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब मैं m2, अपन को पता है m1 × m2 = -1 होती है, क्या होती है, -1। ठीक है, अब मैं m2 तो निकाल सकता हूँ इजीली। m2 कैसे निकाल सकता हूँ, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो m2 क्या आ जाएगी, y2 क्या है, बीसी में y2 क्या है, y2 है 3 -1 अपॉन x2 6 - 1 अपॉन 6 - 2, 6 - 2 आएगा, 6 - 2, तो ये क्या हो गया, 2/4 बोले तो 1/2। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। इसमें रख दो यहाँ पे, है ना। तो m1 = -2 हो गया, m2 में रखेंगे तो -2 हो गया m1 की वैल्यू। तो एडी की स्लोप क्या आ गई, -2। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां देखते हैं अपन। देखो ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर के शीर्ष एक है, पी के, है ना, और क्यू के है 4 और 1 है, और आर के हैं 1 और 5। त्रिभुज एस टी यू के शीर्ष भी दिए हुए हैं, है ना। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग समता अपन को इनकी चेक करनी है। 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है, 2 त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। पहला त्रिभुज है पी क्यू और आर, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है एस टी और यू। इनके बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं, 1 1, ठीक है, और 4 1, और ये 1 5, ठीक है। एस कितना दिया हुआ है, 6 2, टी कितना दिया हुआ है, 9 2, यू कितना दिया हुआ है, 6 6। ठीक है, अब हमें देखो ये जो कंडीशन दी हुई है ना, इससे अपन ये कोण तो निकाल सकते हैं नहीं, इनके कोण तो नहीं निकाल सकते। इनसे ओनली अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, ओनली दूरी, पी और क्यू की दूरी, इस दूरी को फाइंड कर सकते हैं ओनली, है ना। इन दूरियों को फाइंड कर सकते हैं। तो कोण वाला नियम तो इसमें लगेगा नहीं, कोण वाला कौन सा, एंगल वाला नियम तो इसमें लगेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो वैसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि कोण वाला नियम यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि एंगल दिया हुआ है ना, दोनों में एंगल 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 है ना, तो एंगल वाला नियम लगेगा नहीं। हमें सर्वांग समता चेक करनी है, तो हम 2 ऑप्शन तो वैसे ही काट सकते हैं। अब हम चेक करेंगे एस एस वाला भुजा वाला नियम, क्या इसकी भुजाओं के बराबर, पी क्यू आर की भुजाओं के बराबर एस टी यू की भुजाएं हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो पी क्यू अपन निकालते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, पी क्यू निकालते हैं, पी क्यू निकालते हैं, पी क्यू। तो x2 - x1 रूट तो आ गया, तो x2 - x1 क्या हो जाएगा, 4 - 1, तो ये 3 का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और प्लस 1 में से 1 गया तो 0 आएगा, तो 3 का स्क्वायर ये रहेगा। तो अपना हाँ आंसर आ गया 3। पी क्यू की दूरी कितनी है, 3। ठीक है, क्यू आर की दूरी निकालते हैं। क्यू आर की दूरी रूट में 1 - 4 - 3 का होल स्क्वायर
प्लस 5 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया 25। 25 रूट में है तो इसका क्या हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, पी आर। पी आर की वैल्यू निकालते हैं। पी आर की वैल्यू रूट 1 माइनस 1 0, 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, पी क्यू क्यू आर और पी आर अपन ने निकाल ली। ठीक है, इनकी भुजा आ गई 3 5 और 4। अब निकालते हैं एस टी। क्या निकालते हैं, एस टी। एस टी निकालते हैं। एस टी निकालते हैं तो 9 में से 6 गए तो 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 में से 2 गए तो 0, तो ये कितना आ जाएगा 3 ही आ गया। ठीक है, और ये बराबर आ गया, मतलब टी यू निकालते हैं तो रूट में -3, 6 में से 9 गए तो -3 का होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 गए तो 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 और 16 25 का ये आ जाएगा 5। ठीक है, और एस यू निकाल लेते हैं। एस यू निकालते हैं, रूट एस यू तो 6 0 और 6 में से 2 गए तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखो पी आर ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है, इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो गया सर्वांग सम हो गया, किससे, भुजा 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 नियम से, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, है ना। सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 ब्रेकेट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 27 को। ठीक है, ये कर लिए। अब देखो √3 बाहर है, अब यहाँ पे 4 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ रूट से, तो 2 √3 बचेगा यहाँ पे, इधर माइनस। अब 9 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ तो 3 बचेगा और अंदर बचेगा √3। ठीक है, अब √3 यहाँ से कॉमन ले लूंगा, यहाँ से √3 कॉमन, यहाँ से √3 कॉमन, तो √3 पहले से ही है एक तो, और दूसरा एक और कॉमन ले लिया मैंने √3, तो अंदर क्या बचा 2 माइनस 3। ठीक है, तो ये √3 मल्टीपल होकर क्या हो जाएंगे 3, और ये क्या अंदर -1, 2 में से 3 गए तो ये कितना हो गया -3, हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां। यदि एक जीवा केंद्र पर 75 डिग्री का कोण बनाती है तो उसी ओर, यदि एक जीवा, देखो, है ना, अब ये जीवा है ना, ये जीवा है, ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, ये केंद्र पर क्या बना रही है, ये केंद्र पर कोण बना रही है। केंद्र पर कोण कितना बना रही है, यदि एक जीवा केंद्र पर 75 डिग्री का कोण बना रही है, कितने डिग्री का 75 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसी ओर की परिधि पर वो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, उसी ओर की परिधि पर वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, ये अपन को फाइंड करना है। कहाँ पे, यहाँ पे ये कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। तो यहाँ पे कितनी डिग्री का बनाएगी, 75 का आधा 37.5। तो ये देखो, अगर केंद्र पर कोई जीवा थीटा कोण बना रही है, अगर केंद्र पर कोई जीवा थीटा कोण बना रही है तो वो परिधि पर कितना बनाएगी, θ/2, ये ध्यान रखना है, आधा बनाती है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड, देखो ये वृत्त बना दिया, है ना। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है, उसमें एक जीवा जीवा खींच दी गई है। ठीक है, और ये केंद्र है, बना दिया, केंद्र भी बना दिया, तो यहां से ये भी खींच देते हैं। ठीक है, ये बना दिया। अब इसकी 6 सेमी त्रिज्या है, 6 सेमी त्रिज्या है ना, और ये जीवा है, जो द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रेखाखंड का, बोले तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाली का। ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, और कब निकालना है, जब ये कितना है, आंतरिक कोण कितना है, केंद्र पर आंतरिक कोण 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेखाखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। देखो ये है ना, ये वाला फॉर्मूला है ना, वो ये नीचे वाला भाग जो रहेगा ना, ये नीचे वाला, ये वाला इसका क्षेत्रफल निकालने का है, इसका। और ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला, वो इस टोटल का, ये टोटल है ना वर्ग का, ये वाला टोटल है ना, ये खंड है पूरा, है ना, त्रिज्यखंड, उसका टोटल का क्षेत्रफल ये। तो इसमें से टोटल में से इसको घटा देंगे, है ना, तो बचेगा कौन सा, ये रेखाखंड बचेगा, मतलब ये त्रिभुज बचेगा। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, तो इसको अप्लाई करेंगे। तो पाई को अपन को छेड़ना नहीं है, पाई की वैल्यू नहीं लिखनी है, तो पाई की वैल्यू ठीक है, रेडियस कितनी है 6 की 36 हो गया। ठीक है, इंटू
थीटा का मान 120 है, 120 बटा 360 माइनस 1/2 इंटू 36 साइन 120 डिग्री। ठीक है, सोल्व करेंगे। 0 0 12 दिया 36। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये बच गया 12 पाई। ठीक है, माइनस ये 18 बार काट देगा। अब साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, तो 18 इंटू साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 + 30 कर देंगे। 90 + 30, तो 90 + 30 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कोस 30 लिख सकते हैं, कोस 30 लिख सकते हैं। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, इंटू 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 18 9, तो ये कितना बचेगा, 9 √3, और इधर क्या बच रहा है, 12 पाई माइनस 9 √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर 12 पाई माइनस 9 √3। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां। अगर साइन ए ये है 3/5 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस माइनस 2 साइन ए कोस ए का मान क्या है। तो देखो ये त्रिभुज दिया हुआ है ना, ये क्या है, 90 डिग्री है, ये कोण क्या है, ए है। तो साइन ए बोले तो ये लिख लेते हैं LAL/के ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटा करण। साइन ए क्या होता है, लंब बटा करण। तो लंब कितना है, 3 है, और करण क्या है, 5 है। तो आधार पाइथागोरस से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आधार बटा करण, आधार बटा करण। ठीक है, तो आधार क्या है, आधार है 4 और करण है 5। ठीक है, अब कर लो सोल्व। साइन स्क्वायर ए तो 9/25 प्लस 16/25, कोस स्क्वायर ए करेंगे तो 16/25 माइनस 2 इंटू 3/5 इंटू साइन ए का वैल्यू लिख दिए, फिर कोस ए की 4/5 वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 25/25, मतलब 1 हो गया ये, माइनस ये कितना हो जाएगा, 25/24। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस 24/25। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/25, ये हमारा आंसर हो गया। 1/25 बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। ए एक काम को 15 दिन में करता है, ए एक काम को 15 दिन में करता है, और बी उस काम को 20 डेज में करता है। ठीक है ना, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये इनका एलसीएम 60 हो गया, है ना। ए की एफिशिएंसी हो गई 4 और बी की एफिशिएंसी 20 का 60 में भाग देंगे तो 3 हो गई। ठीक है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, 60/7, तो 7 × 8 = 56, 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8 पॉइंट कुछ ऑप्शन नंबर 1 में ही है, डी ऑप्शन हो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 8.5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है।